जय हिंद। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पिछले वाले सेशन में हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। देखो शुरू करते हैं। इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कोल है, जैसे पेट्रोलियम है, जैसे ऑयल है, जैसे गैस है, ये जितने भी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनकी प्राइसेस दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल कोल के प्राइसेस, पेट्रोलियम के प्राइसेस दिन पे दिन इंक्रीज हो रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि कन्वेंशनल सोर्सेज आर फाइनाइट इन क्वांटिटी, दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, मतलब इनके ऊपर खत्म होने का खतरा भी है। तीसरा, ये जितने भी कन्वेंशनल सोर्सेज हैं दे आर नॉन रिन्यूएबल, इनको फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और फाइनली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये जितने भी कन्वेंशनल सोर्सेज हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। मतलब एक तरफ आज भी हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो एनर्जी की नीड है वो इन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के थ्रू फुलफिल होती है, इनके ऊपर हमारी बहुत हैवी डिपेंडेंस है। बट दूसरी तरफ इनके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये फाइनाइट हैं, ये नॉन रिन्यूएबल हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इनफैक्ट इन जनरल भी देखें तो हमारे कंट्री में पॉपुलेशन भी बेहद रैपिडली इंक्रीज हो रही है। और जब किसी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती है तो एनर्जी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? बट ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी डिमांड बढ़ेगी। इन जनरल हमारे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और जब किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट होता है तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? बट ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी। एक तरफ ये जितने भी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनके ऊपर हमारी बहुत हैवी डिपेंडेंस है, वो फाइनाइट हैं, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी तरफ हमारी इन जनरल जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारी डिपेंडेंस इन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर रिड्यूस करें, कम करें। और ये डिपेंडेंस कम कैसे होगी? बाय फोकसिंग ऑन, बाय यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अगर हम यूज़ करें तो हमारी डिपेंडेंस इन कन्वेंशनल सोर्सेज के ऊपर कम हो जाएगी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी है, जैसे विंड एनर्जी है, जैसे टाइडल एनर्जी है, जैसे बायोमास है, जैसे वेस्ट मटेरियल से जो एनर्जी जनरेट होती है। और इसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा अपने को पता है कि जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है। जितना सोलर एनर्जी आपको चाहिए उतनी प्रोड्यूस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनलिमिटेड के अलावा ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं, तो इसके फ़ायदे भी हैं। इनफैक्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में जो इनिशियल कॉस्ट है वो हाई होती है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती नहीं है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर फोकस करें। और हमारी कंट्री तो बहुत खूबसूरत है इस मामले में। हमारी कंट्री की लोकेशन ऐसी है कि हमारे पास में खूब सारी सनलाइट है, खूब सारा वाटर की अवेलेबिलिटी है, कोस्ट लंबा चौड़ा है हमारा कोस्ट लाइन, विंड खूब सारी है हमारे पास में, बायोमास की फैसिलिटी खूब सारी है हमारे पास में। और ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि अनलिमिटेड है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो कि रिन्यूएबल है, इस पे अगर अपन फोकस करेंगे तो ये जो पॉल्यूटिंग नेचर वाले कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कि फाइनाइट हैं, उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी और हमारा जो फ्यूचर है वो थोड़ा सिक्योर होगा, वो थोड़ा बेहतर होगा। इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। सबसे पहले बात की गई है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के बारे में। ये जो एटॉमिक एनर्जी है ये कैसे ऑब्टेन की जाती है? ये ऑब्टेन की जाती है बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। एटम्स के स्ट्रक्चर को ऑल्टर किया जाता है और उस ऑल्टरेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। जनरली जो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उनमें एक है यूरेनियम, दूसरा है थोरियम। इनफैक्ट आपने साइंस की किताब में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा। ये दो वो प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट किया जाता है। यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है U235 और थोरियम का एक आइसोटोप होता है T232। ये आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं फिजन और फ्यूजन के लिए। फिजन में क्या होता है? न्यूक्लियाई जो होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, और उस ब्रेक डाउन करने की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। और फ्यूजन में क्या होता है? दो न्यूक्लियाइज को कंबाइन किया जाता है,
उस कॉम्बिनेशन की वजह से, उस कंबाइन करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी साइंस तो आपको आती होगी, इसके बारे में तो शायद आपको पता होगा। अगर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर सोशल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो चीजों को। सिंपल क्या है, न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी कैसे ऑब्टेन की जाती है? बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। एटम्स के स्ट्रक्चर को ऑल्टर किया जाता है, उस ऑल्टरेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए, और इसी को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एटॉमिक एनर्जी। दो एलिमेंट्स जो कि यूज किए जाते हैं न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करने के लिए, उनमें एक है यूरेनियम और दूसरा है थोरियम। ये यूरेनियम और थोरियम हमारे कंट्री में कहाँ मिलते हैं? एक तो मिलता है झारखंड में। कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। फिर इसके अलावा राजस्थान की अरावली रेंजेस में खूब सारे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? झारखंड में और राजस्थान की अरावली रेंजेस में। इसके अलावा केरला में एक मोनोजाइट सैंड मिलती है, इस मोनोजाइट सैंड में खूब सारा थोरियम देखने को मिलता है। तो अगर कोई पूछ ले कि यूरेनियम और थोरियम कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है, राजस्थान की अरावली रेंजेस में मिलता है, और केरला में जो मोनोजाइट सैंड मिलती है वहाँ पे खूब सारा थोरियम मिलता है। फिर इसके बाद बात आती है सोलर एनर्जी के बारे में, और ये तो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में तो बेहद कम दिया हुआ है, लेकिन इन जनरल अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड बातचीत आपको पता होनी चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसका क्या फ़ायदा है, सरकार इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लेकर आई है। अपन देख लेते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। देखो, इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, और क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है तो यहाँ पे सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। कौन सी टेक्नोलॉजी है? फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सोलर एनर्जी है ये बेहद पॉपुलर हो रही है, सरकार भी इसको पॉपुलराइज करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। इनफैक्ट एक फैक्ट याद रख लो, हमारी कंट्री थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोलर पावर की। सोलर पावर के प्रोडक्शन के मामले में हमारी कंट्री कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। और सोलर एनर्जी जो है वो रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ पहुँच नहीं पाई हैं, वहाँ पे हमारी सरकार जो है वो सोलर एनर्जी के पोटेंशियल को डेवलप कर रही है। और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं, गाँव में बेचारे लोग फायरवुड को यूज़ करते हैं, काऊ डंग को यूज़ करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अब वहाँ पे सरकार प्रमोट कर रही है सोलर एनर्जी को, अब वहाँ पे सरकार प्रमोट कर रही है सोलर पैनल्स को। इनफैक्ट ये जो सोलर एनर्जी होती है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे एक तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, इसकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरा, ये रिन्यूएबल है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तीसरा, अनलिमिटेड है, आपके पास में जितना पोटेंशियल है उतना लगाओ, जितना प्रोड्यूस कर सकते हो उतना प्रोड्यूस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कोई नेटवर्क लगा के नहीं देना है, इसको आप किसी भी एरिया में स्टेब्लिश कर सकते हो। जहां आपके पास में ज़मीन है, जहां आपके पास में सनलाइट है, वहां पे सोलर पैनल लगाया जा सकता है, सोलर एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं कि भाई लंबे चौड़े सोलर पैनल लगाने हैं, उसके लिए चाहिए लंबी चौड़ी ज़मीन। ज़मीन कहाँ से आए, वो दिक्कत वाली बात है। इसको इंस्टॉल करने की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है। इनिशियली कॉस्ट हाई होती है, बाद में उतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, लेकिन वो इनिशियल कॉस्ट भी तो आनी चाहिए, वो कहाँ से आए? तो ऐसी समस्याएं भी हैं। अपन ने एनसीईआरटी के हिसाब से चीज़ें देख ली, लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड और चीज़ों को भी पढ़ो, देखो कि सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स चलाए हैं, सरकार क्या कामकाज कर रही है और इसका कितना पोटेंशियल है उसको भी समझने की कोशिश करो। फिर बात आती है विंड पावर के बारे में। इंडिया इसी मामले में खूबसूरत है कि हमारे यहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। विंड पावर के पोटेंशियल में भी हमारी कंट्री खूब आगे है। मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं यूजुअली, वहाँ पे खूब सारा विंड पावर को जनरेट किया जा सकता है, पोटेंशियल है। तमिलनाडु में एक जगह है नागरकोइल, और नागरकोइल से लेकर मदुरई तक तमिलनाडु में विंड फार्म्स हैं। मतलब वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े टरबाइंस लगे हुए हैं, और ये टरबाइंस जो हैं वो विंड की वजह से घूमते हैं, और इनके थ्रू, विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो तमिलनाडु में तो क्लस्टर है, विंड फार्म्स हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में, केरला में, महाराष्ट्र में, लक्षद्वीप में खूब सारा पोटेंशियल है विंड फार्म्स का। राजस्थान में जैसलमेर जो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे खूब सारी विंड चलती है। वहाँ पे अगर लगा दिए जाएं ये विंड पेन्स तो खूब सारी विंड एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है, खूब सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है।
तो हमारे यहाँ पे विंड पावर का भी खूब सारा पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक उतना अपन ने यूटिलाइज नहीं किया है। फिर इसके बाद बात आती है बायोगैस के बारे में। जितना भी ये श्रब्स होती हैं, फार्म का वेस्ट होता है, एनिमल या फिर ह्यूमन का वेस्ट होता है, उसको यूज़ किया जाता है बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जो बायोगैस है ये गाँव में डोमेस्टिक कंजम्पशन के काम में आती है। होता क्या है बायोगैस में? बायोगैस में बेसिकली होता है ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज किया जाता है। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये डीकम्पोज होता है और इसके डीकम्पोजिशन की वजह से जो गैस बनती है उसको बुलाया जाता है बायोगैस। तो याद रखना बायोगैस कैसे बनती है? इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज किया जाता है और उसके थ्रू जो गैस जनरेट होती है उसको बोलते हैं बायोगैस। इनफैक्ट गाँव में जो केरोसिन ऑयल यूज़ होता है उससे कई ज़्यादा होती है इस बायोगैस की थर्मल एफिशिएंसी। गाँव में जो काऊ डंग, जो चारकोल यूज़ होता है उससे कई ज़्यादा एफिशिएंसी होती है इस बायोगैस की। बायोगैस प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, इनको आमतौर पे बुलाया जाता है गोबर गैस प्लांट्स। इन गोबर गैस प्लांट्स में कैटल डंग को, गाय के गोबर वगैरह को यूज़ किया जाता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है और फिर बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके फ़ायदे हैं, बायोगैस के फ़ायदे क्या हैं? एक तो गाँव में जो फार्मर है, जो किसान आदमी है, उसको एक अलग ऑल्टरनेट एनर्जी का फॉर्म मिल गया। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर। ये जो मटेरियल इसमें डाला गया है ये जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिकम्पोज होता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो बायोगैस जनरेट होती है और दूसरा इस डिकम्पोजिशन की वजह से जो मैन्योर बनता है वो बहुत बेहतर क्वालिटी का मैन्योर होता है। तो बायोगैस के दोनों फ़ायदे हैं कि एक तो फार्मर्स को ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल गया, बायोगैस जनरेट हो रही है, और दूसरा फ़ायदा क्या है कि बढ़िया क्वालिटी का मैन्योर भी बनता है। और तीसरा फ़ायदा ये भी है कि फायरवुड है, अब फायरवुड आपको जलानी है, यूज़ करनी है, तो आप पेड़ को काटोगे, लेकिन बायोगैस के लिए आपको कोई पेड़ नहीं काटना पड़ रहा है। जो ऑलरेडी आपका वेस्ट है उसको आप डिकम्पोज कर रहे हो इस बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए। इस पर भी खूब सारा फोकस कर रही है सरकार आजकल। फिर इसके बाद बात की गई है टाइडल एनर्जी के बारे में। देखो अपने को ये पता है कि ओशन में हाई टाइड्स आती हैं, फिर लो टाइड्स आती हैं। यूजुअली दिन में 2 बार हाई टाइड होता है और दिन में 2 बार लो टाइड होता है। ये जो टाइड वाटर्स हैं इनके फ्लो को यूज़ किया जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए। ये जितना भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लेना। देखो होता ये है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे लगा दिया गया है एक टरबाइन, ये कोई आपने टरबाइन लगा दिया है, इधर पूरा सी है, इधर आपने एक आउटलेट बना दिया है, ये आउटलेट बना दिया है और इधर आपने बनाया हुआ है एक रिजर्वायर लंबा चौड़ा। अब जब मान लेते हैं ये लो टाइड वाला एरिया है, एक मिनट दोबारा से इसको दोबारा देखते हैं, ये कुछ समझ में आएगा नहीं ऐसे। देखो थोड़ा नीचे देखेंगे इसको। अपन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये तो आपने बना दी एक बाउंड्री, इस बाउंड्री के बाद एक और ये बाउंड्री बनाई आपने, ये आपका रिजर्वायर है और यहाँ पे लगा हुआ है आपका टरबाइन। मान लेते हैं यहाँ पे लगा हुआ है आपका टरबाइन, या इस साइड में भी आपने एक टरबाइन लगाया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर पूरा सी है आपका लंबा चौड़ा, क्या है? सी है। अब यहाँ आपने एक आउटलेट बनाया हुआ है, यहाँ आपने एक आउटलेट बनाया हुआ है। जब हाई टाइड आएगी, मतलब पानी जब ऊपर उठेगा, तो आप इस आउटलेट को खोल दोगे। आउटलेट को खोल दोगे तो एकदम पानी जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाएगा तो इस फोर्स की वजह से ये जो टरबाइन है ये घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, इसकी वजह से एनर्जी जनरेट होगी। फिर जब ये लो टाइड होगी, जब पानी नीचे की तरफ जाएगा, तो ये जो पानी है ये वापस से नीचे जाने की शुरुआत करेगा और ये भी एकदम प्रेशर से नीचे जाएगा। जब ये पानी नीचे जाएगा तो भी ये टरबाइन घूमेगा और इसकी वजह से भी एनर्जी जनरेट होगी। एक बार गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ और डालो कि वर्किंग फंक्शन कैसे है टाइडल एनर्जी का, इसका पूरा फंक्शन आपको समझ में आएगा। शायद इस एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि जब ये पानी जाता है तो यहाँ पे जो आउटलेट है, यहाँ पे जो ओपनिंग बनाई हुई है, ये ओपनिंग से पानी एकदम से एंटर करता है, उसके फोर्स की वजह से ये जो टरबाइन है ये रोटेट करता है। जब ये ओशन का वाटर नीचे जाता है, जब लो टाइड होती है, तो ये पानी जो भर गया है इस रिजर्वायर में वो एकदम से नीचे जाने की शुरुआत करता है फिर, और जब बाहर निकलता है नीचे जाता है तब भी एकदम प्रेशर से जाता है, तो दोबारा से ये जो टरबाइन है वो घूमता है और इस घूमने की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको अपन बोल देते हैं टाइडल एनर्जी। अब ये अपने को समझ में आता है कि टाइडल एनर्जी सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही जनरेट की जा सकती है। तो इंडिया में गल्फ ऑफ खंबात जो है, गल्फ ऑफ कच्छ जो है, गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, ये जो अपना एरिया है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, और इसको बोलते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। गुजरात में ये जो गल्फ ऑफ खंबात है, ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है, वहाँ पे टाइडल एनर्जी का खूब सारा पोटेंशियल है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पे भी टाइडल एनर्जी का खूब सारा पोटेंशियल है। फिर इसके बाद बात आती है जियोथर्मल एनर्जी के बारे में।
देखो जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपको ये पता होगा कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो अर्थ की जो हीट है वो बढ़ती जाती है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे अर्थ में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसी अर्थ के अंदर की हीट को यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जो हीट जनरेट की जाती है, उसको अपन बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। आपने आम तौर पे देखा होगा एक टर्म चलता है हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स में बेसिकली क्या होता है कि जो अर्थ की हीट है वो बाहर आने लग जाती है और किसी वाटर बॉडी के नीचे से बाहर आ रही होती है, तो जो पानी है वो भाप बन के ऊपर की तरफ उठता है, ये हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। तो ये हॉट स्प्रिंग्स कैसे जनरेट हो रही होती हैं? ये जनरेट हो रही होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर की हीट है वो किसी भी तरीके से बाहर आ जाती है, एस्केप हो जाती है, और एस्केप होने के बाद वो जब अर्थ के सरफेस से बाहर निकलती है तो ऊपर जो पानी होता है वो गर्म होता है, वो भाप बन जाता है। द ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट। इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू स्टीम। और यही जो स्टीम है इसको यूज किया जाता है टरबाइंस को ड्राइव करने के लिए, और फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट सरकार ने 2 प्रोजेक्ट्स चलाए भी हुए हैं। एक तो पर्वती वैली, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णिका के पास में पर्वती वैली में एक जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का प्लांट चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा लद्दाख में जो पुग वैली है वहाँ पे भी जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का ही प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये बात हो गई अपने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इन जनरल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के फ़ायदे क्या हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सोलर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी में सिर्फ एक लाइन याद रख लो अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो, कि इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और जनरली एलिमेंट्स जिनके एटम्स के स्ट्रक्चर को ऑल्टर किया जाता है वो कौन से हैं? यूरेनियम और थोरियम। विंड एनर्जी, हमारे यहाँ पे खूब सारा पोटेंशियल है, और जितने भी डेजर्ट एरियाज हैं या जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे विंड तेज फ्लो करती है, तो वहाँ पे विंड एनर्जी का खूब सारा पोटेंशियल है। बायोगैस का बड़ा सिंपल सा मतलब, ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन की वजह से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं अपन बायोगैस। फिर अपन ने बात करी है टाइडल एनर्जी के बारे में। ओशन में हाई टाइड और लो टाइड्स आते हैं, उन हाई टाइड्स और लो टाइड्स की वजह से टरबाइन को रोटेट किया जाता है, और उस रोटेशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको अपन बोल देते हैं टाइडल एनर्जी। और ये कहाँ होगा? गुजरात के कोस्टल एरियाज में, गल्फ ऑफ खंबात में, गल्फ ऑफ कच्छ में खूब सारा टाइडल एनर्जी का पोटेंशियल है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में भी खूब सारा टाइडल एनर्जी का पोटेंशियल है। फिर हमने बात की जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। बेसिकली अर्थ के इंटीरियर से जो हीट निकल रही होती है उस हीट को यूज़ किया जाता है टरबाइंस को घुमाने के लिए, और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो अर्थ के अंदर से हीट निकल रही है उसी को अपन बोल देते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या बोल देते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक कहाँ चल रहा है? हिमाचल की पर्वती वैली में, और दूसरा कहाँ चल रहा है? लद्दाख की पुग वैली में। और फिर लास्ट में इस चैप्टर में बात की गई है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। देखो, एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। आप कोई भी सेक्टर देख लो, एग्रीकल्चर देख लो, आप इंडस्ट्री देख लो, आप ट्रांसपोर्ट देख लो, XYZ कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे डोमेस्टिक नीड्स को देख लो, सब में एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे हम ज़्यादा डेवलप करेंगे वैसे वैसे हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है तो बेहद ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी को डेवलप करें, हम प्रमोशन करें एनर्जी कंजर्वेशन का, और हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के यूज़ को बढ़ाएं। ये बेहद ज़रूरी है कि एक तो लोग एनर्जी को वेस्ट ना करें। जैसे बहुत सारे लोग लाइट जली छोड़ देते हैं, अपने को ये रियलाइज़ नहीं होता, बट सोचो पूरे देश में 150 करोड़ लोग हैं, अगर वो सब इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने की कोशिश करें तो कितनी सारी एनर्जी कंजर्व की जा सकती है। तो एक तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है, और दूसरा क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं और वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, तो हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ स्विच करने की ज़रूरत है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है।
प्रेजेंटली हमारी कंडीशन ये है कि वी आर वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में हम वन ऑफ द सबसे पिछड़े हुए देश हैं। इनफैक्ट हमें ज़रूरी है कि हम बिहेवियरल चेंज लेकर आएँ, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट करें। इनफैक्ट लोग जो गाड़ियाँ वगैरह चला रहे हैं उनकी जगह पे सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स को इम्प्रूव करे, उनको प्रमोट करने की शुरुआत करे। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत छोटा सा काम है, लेकिन उसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व की जा सकती है। हम पावर सेविंग डिवाइसेस को यूज़ करने की शुरुआत करें और हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ स्विच करें, बिकॉज एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। और इन सब चीज़ों को अगर हम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो एनर्जी की डिमांड्स हैं वो सस्टेनेबल तरीके से पूरी हो सकती हैं। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इजी चैप्टर था, बट हाँ बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ढंग से पढ़ना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।